ऐसा वाला तो मैं वरुण की शादी पर पहनूंगी। और हाँ सुन, तू मेरे सूट के ट्रायल पे आ रहा है ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स। हेलो। हाय। हाउ आर यू? गुड। कैसा लग रहा है? सुपर्ब तो मेरी एंट्री होगी, देखना तुम। The first suit always has a story. What's yours? D&J, your first suit. ये कहानी है गोपीचंद जी की और उनकी मैना जी की। जी हाँ, इस कहानी में इतिहास है, रोमांस है, एम्बिशन है और प्रेरणा भी है। गोपीचंद केवल नाम नहीं है, बल्कि एक शैली है जीवन जीने की, एक कला है जीवन में उतारने की। आइए आज हम इसमें झांकते हैं और देखते हैं कि इनके संस्मरण से हम क्या सीख और उत्तरदायित्व लेकर जाते हैं। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। आवाज सुनी? हाँ हाँ सुनी, मालूम है कुल्फी वाला बाहर आया है। आज आपका मंगलवार है, दुकान की छुट्टी है, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है, घर के सारे काम बाकी हैं। मैं कुछ मदद करूं? आप आप तो रहने ही दीजिए। आपको मालूम है ना, धाई बाबूजी चंद्र प्रकाश को साथ में लेकर बंबई गए काम जमाने के लिए, ताकि हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाए। और हम पर जिम्मेदारी देकर गए, माँ यानी दादी जी की और बिछला माँ यानी छोटे दादाजी, जिनकी जिम्मेदारी अपनी दादी यानी अपनी परदादी उन्होंने अपने कुटुंब के ऊपर सौंपी थी, मतलब हमारे ऊपर। माँ तो है ही बहुत सरल, लेकिन अपने नियमों में कट्टर स्वभाव की है, धर्म ध्यान से ओतप्रोत है। लगता है उनका ही असर आप पर हुआ है, क्योंकि आप भी तो घड़ी के पाबंद हो। और हाँ, आप ये मत समझना कि हमारे केवल 3 बच्चे हैं, मंजू, राकेश और अंजू। मेरे 3 देवर भी है, उनकी जिम्मेदारी भी आपने ही ली हुई है। हमें उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है और बाबूजी के सपनों को साकार करना है। क्या कहते हैं आप? सही कह रही हो। अच्छा सुनिए ना, कमल जी कुछ बता रहे थे कि अजमेर में कोई स्कूल, वो रीजनल कुछ हुआ है। अच्छा, रीजनल कॉलेज? हाँ वही। तो क्यों ना हम उनका दाखिला वहां कर दें? क्यों नहीं? वैसे भी वो आपके लाडले भाई है ना। लाडले तो सभी हैं। एक बात समझ नहीं आती, ये रमू आपसे इतना डरता क्यों है? वो बता रहा था कि आप उसको डांटते रहते हो और कुछ वो अंग्रेजी में कुछ आपने बोल दिया तो बेचारा वो समझ नहीं पाया। अब हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? भाई अपना जो ये रम्मू है ना, ये 1 नंबर का लापरवाह है।
अगर उस पर अभी से शक्ति नहीं बरती ना तो घसेटी में रुड़ता फिरेगा, लिख लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? मैं तुम्हें कल की बात बता रहा हूँ। शीशे में वो साहब अपना बाल बना रहे थे। अरे उस गधे को ये भी नहीं पता कि सर के पीछे के बाल भी उसी के हैं, पर नहीं साहब, आगे से बाल काढ़े और भाग गया। अरे अभी से अगर ये आधे अधूरे काम करने की आदत डाल देगा तो फिर आगे भविष्य में कैसे वो किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि रम्मू पर अभी से शक्ति बरती जाए। मुझे पूरा यकीन है कि रम्मू का भविष्य आगे बहुत उज्जवल जाएगा। और हाँ, वो अंग्रेजी में डांटने वाली बात, मैं सुबह उठा तो मैंने रम्मू को देखा। मैंने कहा इधर आओ, तुमने एक्सरसाइज करी? तो वो एकदम घबरा गया। तो हाँ ना, बेचारा कंफ्यूज हो गया और भाग गया। तो उसी बात को कह रहा होगा बेचारा रम्मू। देखो, मैंने आज तक की जिंदगी में यही एक चीज सीखी है कि आपका आगे बढ़ना आपका कर्तव्य है, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाना यह आपकी जिम्मेदारी है। अब अजमेर में रहकर हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते, इसलिए मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि मारवाड़ी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में भी हम आगे बढ़ें। उनके खान पान, उनके पहनावे वो हम अच्छे से अपनाएं। समझी कि नहीं? सब समझ गई। तेरा तुझपोरपन क्या लागे मेरा। देखना, आज जितनी कर्मठता से आप अपने भाइयों का ध्यान रख रहे हो और अपने बच्चों में और भाइयों में कोई भी फर्क नहीं कर रहे हो, कल जाके यही भाई आपके विचारों को आगे बढ़ाएंगे और किसी विचार भेद के बिना हमारे बच्चों को अपने बच्चों सरीका पालेंगे, ब्याहेंगे और निभाएंगे भी। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी, हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी, ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी। रह जाएगी दुनिया में मोहब्बत की निशानी, है चांद मुबारक वो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक वो तुझे रात सुहानी। सुनो, बोलो सुनो ना, बोलो ना। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? मदार गेट, कुछ खरीदारी करने। इस समय? हाँ, अब समय आ गया है एक नए पड़ाव का और एक नई दिशा का। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे और बाबूजी के बीच हमेशा मतभेद रहता है, लेकिन ये मतभेद है, मनभेद नहीं, यानी मनमुटाव नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दो पीढ़ियों की सोच में असमानता होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ, पर बाबूजी भी बहुत दूरदर्शी हैं और उन्होंने फाइनली मुझे ये विश्वास दिलाया कि हमारे सीएम परिवार को मेरी ज़रूरत बम्बई में ज़्यादा है। हम मुंबई जा रहे हैं? बस इसी बात पर ये दोनों मदार गेट जाते हैं और अच्छा खासा मोल भाव करके एक बड़ा अच्छा सा संदूक खरीद कर ले आते हैं। वो संदूक जो ताउम्र इनका साथ निभाने वाला था। सुनिए जी, मैं इस संदूक में केवल अपने कपड़े नहीं जमा कर रही हूँ, बल्कि इस अजमेर शहर की अपने प्यार की सौगात हमारे इन बच्चों मंजू, राकेश, अंजू की सबकी यादें समेट के चल रही हूँ। आपने देखा होगा कि कैसे जीवन के आखिरी मुकाम तक बड़े भाई साहब या कहो डैडी जी ने इस संदूक को बड़ी भाभी या बड़ी मम्मी की निशानी के तौर पर अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ।
आज क्या ख़ास बात है जो आप हमें इस हानी टू में लेके आए? देखो, बम्बई चलने की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अजमेर में हमारे तुम्हारे मिलने का एकमात्र स्थान ये हनी ड्यू रेस्टोरेंट ही तो है। अब एक कोका कोला और एक कोल्ड कॉफ़ी। थैंक यू। एक बात बताओ, मैं जब बच्चों के स्कूल जाती हूँ तो अंग्रेजी बोलने में अटक जाती हूँ, आप यहाँ कैसे अंग्रेजी बोल लेते हो? देखो, जो मैं दिखता हूँ और जो मैं देखता हूँ उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अब हम बम्बई जाने वाले हैं तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के लोगों के मिलने के तरीके, बड़े लोगों से मिलेंगे, उनके तरीके अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। समझो, अगर हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो क्या क्या खाते हैं? खाटा कचौरी, जलेबी, पुष्कर का मालपुआ और केसरगंज की नमकीन। इन सब खानों को हम डाइनिंग कहते हैं। जाने दो। अब हम लोग जो यहाँ हनी ड्यू रेस्टोरेंट में बैठे हैं ना, इसको फाइन डाइनिंग कहते हैं। फाइन डाइनिंग। डाइनिंग। यहाँ पर सब खाना खाने सिर्फ नहीं आते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का एटमॉस्फेयर। यहाँ पर लोग बातचीत करने आते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो एक शुरुआत है नई पहल की। आने वाले समय में जब हमारा परिवार तरक्की करेगा, बच्चे विदेश जाएंगे, इंटरनेशनल व्यापार करेंगे, तो ये फाइन डाइनिंग उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। समझी कि नहीं? हमारे समझने से क्या होगा? वो सब लोग जो आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग, यहाँ तक कि बालाजी गली भी और मेरे पेयर वाले भी जानते हैं कि आप बहुत खर्चीले हो। तुम्हें तो पता ही, मैं कभी भी किसी की परवाह नहीं करता। अपना इरादा हमेशा पक्का रखता हूँ। जैसे बाबूजी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, मैं भी भविष्य में जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। आधी अधूरी सोच कभी भी उन्नति नहीं ला सकती। हाँ, इस ज्ञान और सोच की कीमत पर ये कॉफ़ी और काला पानी बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा है। काला पानी। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। आप बम्बई लेकर तो आ गए, पर यहाँ रहने के लिए जगह कहाँ है? अरे तुम भी, बाबूजी ने यहाँ आकर एक कहावत सीखी, मुंबई में रोटलो छे ओटलो नहीं। अब तो तुम देख ही रही हो कि कैसे छगनलाल मदनलाल के नाम का बोलबाला है।
अब अगर हम अजमेर की प्रसिद्धि से संतुष्ट रह जाते तो फिर पूरे देश की मंडी में अमृतसर से लेकर जबलपुर तक, जबलपुर से लेकर हैदराबाद तक कैसे छगनलाल मदनलाल का नाम रोशन होता। बाबूजी ने व्यापार की नब्ज पकड़ ली। यहाँ के सभी व्यापारियों को नया और सरल माल बेचना अच्छा लगता है। जैसे ही टूटा या अनसोल्ड माल आता है वो उससे दूर भागते हैं, बचते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी चाहिए। बस यही बात बाबूजी ने हमको समझा दी। बाबूजी भी नए नए कारनामे करते हैं। एमजे मार्केट, स्वदेशी मार्केट से व्यापारियों को इस गली में लाने के लिए और नई नई स्कीम से माल बेचने के लिए। और चंद्रप्रकाश भी बड़ा होशियार हो गया। दिन भर एक टांग पे खड़ा रहकर माल बेचता रहता है। पैंट शर्ट भी नहीं पहनता, वही चुन्नट वाला कुर्ता पैजामा पहनकर सारा दिन माल बेचने में बिजी रहता है। और मुझे मौका मिल गया है अपनी बाहें फैलाने का और उड़ान पूरी करने का। सेठ जी, ये तो बताएं कि आपकी उड़ान पहुंची कहाँ तक? कल शाम मैं एक आदमी से मिला मस्जिद बंदर में। बड़े परेशान से लग रहे थे बेचारे। उनका कुछ माला लटक गया था तो मैं उनसे भी सौदा ले आया। लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अजमेर में रहकर मुझे लगता था कि मैं ही प्रोग्रेसिव हूँ, लेकिन वो आज का स्ट्रगलर जब अपने कल के सपने बताने लगा ना, तो उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। पता है वो क्या कह रहा था? कह रहा था, तकदीर में ये किसने लिखा है कि इंडिया में सिर्फ टाटा या बिरला का ही कारोबार चलेगा? क्यों मैं उनके जैसा या उनसे बढ़कर अपना व्यापार नहीं कर सकता? अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम, हाँ, धीरू भाई अंबानी। सोच में उमंग हो तो राह मंजिल पर पहुंचा ही देती। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल। सीएम परिवार अपनी मजबूत सोच के बलबूते मुंबई शहर में नई बुलंदियां छू रहा था। एक के बाद एक अच्छी चीजें होती जा रही थीं। प्रगति के पथ पर यह परिवार अग्रसर हो चुका था। परिवार में नए नए सदस्यों का आना भी चालू हो गया था। नए सदस्य, नई खुशियां और नई चुनौतियां भी। महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। अरे आज बहुत थक गया ऑफिस में। क्या बात हो गई? बहुत गंभीर दिख रही हो। कुछ हो गया क्या? देखो, मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों ने यहाँ व्यापार तो जमा दिया, लेकिन रहने के लिए कितनी दिक्कत आ रही थी। मेरा तो ठीक है, लेकिन जब से कंचन शादी करके घर आई, बेचारी तब से दुकान बढ़ने का इंतज़ार करती थी ताकि रात में घर हो जाए। हमने चौपाटी से लेकर मलाबार हिल तक कितने सारे फ्लैट्स देखे, लेकिन संयोग आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताने का था, इसीलिए बगल वाला बड़ा मकान मिल गया और हमारे परिवार को साथ रहने का मौका भी।
नहीं तो जगह की दिक्कत के मारे आप सभी भाइयों को अलग रहना पड़ता। मुझे तो लगता है कंचन का ही नहीं, आने वाले 3 बहुओं का भी समाधान आपने कर दिया। चलो भाई, तुम खुश तो मतलब सारा संसार खुश। लेकिन आज दिल थोड़ा भारी है। अरे रे, क्या हो गया? बाई की बहुत याद आ रही है, पूरे बालाजी गली की याद सता रही। अरे रे भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हारी ये मुराद मैं जल्दी पूरी कर दूंगा। भाई मुझे भी अजमेर जाना ही था। आप कहना क्या चाह रहे? अरे भाई, तुम्हारे साथ भी वही तकलीफ है जो मेरे सारे भाइयों के साथ है। आप सब लोग देर सबेर मेरा साथ तो देते हो, पर सपने नहीं देखते हो। देखो, जब हम अजमेर में थे तो हमारी ज़रूरत साइकिल की थी। हमारा आना जाना सब कुछ साइकिल पे हो जाता था। पर जब हम बम्बई आए, उसके बाद हमारा व्यापार बढ़ा, हमारा परिवार बढ़ा, तो फिर सुविधाएं भी तो बढ़नी चाहिए। कहना क्या चाह रहे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि MI रोड जयपुर में एक शानदार नई एम्बेसडर कार जिसका नंबर RSL 7091 है, हमारा इंतज़ार कर रही है। कि आज के बाद हम जब भी किसी मीटिंग में जाएंगे तो टैक्सी में नहीं जाएंगे, अपनी खुद की गाड़ी में जाएंगे। फिर वो चाहे शंभू कुमार जी काफलीवाल हों या चौकसी हों या गरवारे साहब, कोई भी हो, अब सबके साथ मैं बराबरी से मिलूंगा और पूरे आत्मसम्मान के साथ। ठीक है, ठीक है, आप अपने बड़े काम करते रहिए, हमें बस अपनी गाड़ी में चौपाटी घुमा देना। चौपाटी? चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। हाँ भाई साहब। कल बाबूजी ने तुम्हें और सुशील को थप्पड़ मारा था। बोल अंदर। तुमको थप्पड़ मारा तो क्या कोई बहादुरी का काम किया था तुम लोगों ने? क्यों मारा था? और सुशील तुमको लेके कहाँ गया था? सुशील ने नहीं, मैंने ही लेके गया। कहाँ पे? एक भैया मिले थे, वो हमें भुलेश्वर लेके गए और मुफ्त में लस्सी पिलाए और हम बहुत खुश हो गए। फिर हम बहुत खुश हो गए, हमारा फ़ायदा हो गया। लेकिन बाबूजी ने हमको सचेत किया या मुफ्त में कुछ नहीं आता है, और ये मैं अंग्रेज़ी में भी सीखा हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा छिछोरापन नहीं करना। बैठो। शाम को तुम तैयार रहना अपनी भाभी के साथ, खाए पर रेस्टोरेंट ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर मैनर नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। कैसे जाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे छुरी कांटा पकड़ना चाहिए, कैसे नैपकिन लगाना चाहिए, ये सब टेबल मैनर्स होते हैं जिससे तुम कोसों दूर हो। अगर ये छोटी छोटी अच्छी चीज़ें नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर गुड हैबिट्स नहीं डालोगे लाइफ में तो कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट बना पाओगे? ऊपर करो मुंह, देखो मुझे, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये छोटी छोटी अच्छी हैबिटें ही तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेंगी। समझ में आ रहा है? जी भाई साहब, ध्यान रखूंगा, टोक करे। चलो शाम के मिलते हैं। जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए, लौटे बुद्धू घर को आए, जान बची तो लाखों पाए।
चलिए आपका एक अजीब हकीकत से वास्ता कराते हैं। हुआ यूं कि सीएम परिवार में जब नई नई गाड़ी आई तो एक अच्छे मारवाड़ी ड्राइवर का अपॉइंटमेंट हुआ जिसका नाम था हरि किशन। यहीं कालबा देवी आर्य निवास के पास रहता था। उसकी कुछ आदत भारी भरकम डींग हाँकने की थी। एक दिन रम्मू जी को बच्चा समझ के बोलने लगा कि मुझे ऐसे ही कोई छोटा मोटा इंसान नहीं समझना। कल्याण जी आनंद जी का लड़का मेरा दोस्त है। तब बेचारे नन्हे से रम्मू जी क्या जाने कि लड़का या तो कल्याण जी वीर जी शाह का हो सकता है या आनंद जी वीर जी शाह का। और कल्याण जी आनंद जी तो केवल उसकी ढींग मात्र थी। लेकिन इस अटपटी सी घटना का वास्तव में सीएम परिवार के साथ क्या योग बना, ये जानेंगे हम कुछ आगे। भाई वाह, क्या बात है। अभी आप कल्याण जी आनंद जी की फिल्म का गाना गुनगुना रही थी ना, पर ये फिल्म तो बहुत पुरानी। हम तो आपसे नई फिल्म के नए गाने की बात करने आए थे। मतलब ये है कि आज एक नई फिल्म का प्रीमियर है। उसका नाम है सच्चा झूठा और उस फिल्म के हीरो हैं राजेश खन्ना। और उस फिल्म का संगीत दिया है कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई ने। और तुमको पता है उस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हैं। आज शाम के हम ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तैयार है ना? अपनी फेवरेट जॉर्जेट की साड़ी में शिफॉन। ये प्रीमियर शो एक नए अंदाज में किया गया। पासेस के साथ में पॉलीडोर कंपनी की फिल्म सच्चा झूठा के गानों की रिकॉर्ड दी गई और छा गए कल्याण जी आनंद जी। लेकिन 1970 में ये किसको पता था कि 2015 आते आते आनंद जी भाई और उनका परिवार इस सीएम फैमिली का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। सुनो, सुनते हो क्या? आजकल आप सुध से रहते हो। क्या हुआ है आपको? क्या बात है? सब ठीक है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। बस तुम्हें तो पता ही है कि एक बार सर में दर्द शुरू होता है तो नाक में दम कर देता है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आपको इतना सारा काम रहता है, ट्रैवलिंग भी रहती है। क्यों ना हम स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं? क्या कहते हो आप? ठीक है फिर। गोपी जी और मैना जी ने लगातार कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाए। आखिर में जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट की तकलीफ है और हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी, यानी बाईपास। उन दिनों इंडिया में हार्ट सर्जरी नहीं होती, इसलिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कहते हैं where appears to be the end may really be a new beginning। हमारी डॉक्टर सुलोचना जी ने नाम सुझाया महान वैद्य डॉक्टर शिव शर्मा का। नमस्ते जैन साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, आइए बैठिए। डॉक्टर सुलोचना ने मुझे आपकी बीमारी के बारे में बताया और आपकी कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई। समस्या इतनी गंभीर भी नहीं है, ये डॉक्टर्स ऐसे ही बता देते हैं। चिंता का विषय नहीं है। दरअसल आयुर्वेद तो हमारे देश की असल धरोहर है और ये चिकित्सा के अन्य माध्यमों में सबसे ज़्यादा अग्रणी मानी गई है। दरअसल आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में विश्वास रखता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक शक्तिशाली मनोबल वाले व्यक्ति हैं। बस अगर आप कुछ नियमों का पालन कर सकें तो। सब नियम तो मेरा जीवन है, बस आप बताइए मुझे करना क्या है। आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर प्राणायाम और मेरे द्वारा बताए गए योगासनों का अभ्यास करेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी आयु भी बढ़ती रहेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके बताए हुए मार्गदर्शन में सदैव चलूँगा, चाहे देश में रहूँ विदेश में रहूँ, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी होगा,
लेकिन मैं आपके बताए हुए निर्देशों का हमेशा पालन करूंगा। बस बस बस, बहुत बढ़िया जैन साहब। बाकी स्वयं भाभी दुर्गा का अवतार है, इनकी छत्र छाया में तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। जो हुक्म डॉक्टर साहब। सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने मेरे इलाज के साथ साथ मेरी हिफाजत की भी व्यवस्था कर दी है। तुम हमेशा मेरे साथ हर टूर पे चलोगी। वैसे भी मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है। निश्चिंत रहिए, आप जल्द स्वस्थ होंगे। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बहुत दिन हो गए गेलॉर्ड में आए हुए। बहुत मिस कर रहा था अपनी फेवरेट कॉफ़ी और तुम्हारा वो कोका कोला, यानी काला पानी। शेठ जी, क्या 3 बच्चों से आपका मन नहीं भरा था जो चौथे का बीज भी बो दिया? भाई वो क्या है ना, मुझे लगता है तुम एक नाम से बोर हो गई, अंजू के डैडी अंजू के डैडी। अब लगता है कि कुछ ही महीनों में तुम मुझे नए नाम से पुकारोगी। देखो, जब बच्चों में इतना अंतराल हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं नॉट प्लान्ड चाइल्ड बट अ बोनस चाइल्ड। आजकल कभी भी मैं नीचे आपके दफ्तर में उतरती हूँ तो अक्सर नए नए चेहरे दिखते हैं। ये कपड़े के पुराने व्यापारी तो नहीं लगते? तुम सही मायनों में संगनी नहीं, जोड़ीदार भी हो। तुमने सही पहचाना। देखो, केवल ब्रांड में ही नहीं, व्यापार में भी पुश और पुल होता है। हम जब अजमेर से मुंबई आकर बस रहे थे तो उस समय मेहनत बहुत पड़ रही थी, और जैसे कि नया ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाने पर ध्यान देता है, वैसा ही हम सबको भी करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद में हम व्यापार के साथ साथ उत्तम दर्जे की व्यवस्था और टीम भी बनाने लगे, जिससे काम आसान हो गया और व्यापार भी आगे बढ़ने लगा। मैं जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ ना, तो उनसे बड़ा प्रेरित होता हूँ कि कैसे वो एक से अधिक काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देखो, जैसे बिरला जी, बांगड़ जी, कपड़े की मिलें चलाने के साथ साथ वो स्टील और सीमेंट के प्लांट भी तो चलाते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि कपड़े के साथ साथ कुछ फाइबर और पॉलिस्टर चिप्स का भी काम करूँ। तुम देखना, आगे वक्त बहुत बदलेगा और सूती की जगह टेरेलिन और नायलॉन जैसी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। समझी कि नहीं? नहीं समझी। मुझे तो 644 सिफॉन जॉर्जेट की साड़ी दिला दीजिए। अब चलिए, बच्चे शोर मचाने लगे होंगे। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। सुनो जी, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि अंजू और मंजू के नाम अपने घर और बाहर दोनों में एक है, लेकिन अपनी नई परी, उसका तो घर का नाम है मिंटू और आपने स्कूल में रख दिया श्रद्धा। देखो, जब हमारे तीनों बच्चे बड़े हुए, उस समय हमारी पीढ़ी में हम अकेले हकदार थे, लेकिन उसके बाद हमारा परिवार हमारे भाइयों के साथ बड़ा है। तुमने देखा, मुन्ना दिनेश हो गया, गुड्डू नरेश हो गया, चिंटू विकास हो गया, तो फिर मिंटू श्रद्धा हो गई। एक बात और देखो, श्रद्धा हम पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने चाचा चाची से उतनी ही घुलती मिलती है जितनी कि अपने साथ। और उसके भाई बहन का साम्राज्य भी अंजू मंजू राकेश तक सीमित नहीं है। वो उसके हम उम्र बच्चों के साथ ही रहती है। देखा कभी आपने?
हमारे भारतीय सभ्यता में संयुक्त परिवार का यही आदर्श होता है। भगवान करे हमारे आने वाली पीढ़ी में ऐसा ही साथ और प्यार बना रहे। आगे की तो ठीक है, लेकिन अभी का क्या? क्यों, क्या हुआ? देखो, दुकान में कमल ने आकर मेरा प्रोफाइल अच्छे से पकड़ लिया है। सुशील भी अच्छा काम कर रहा है और रम्मू की भी सभी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चालू है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे वक्त आने पर सब अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे और निभा भी लेंगे। आप भी ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं भी बाबूजी की तरह कुछ नया करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने फेवरेट नाम से एक कंपनी खोली और कंपनी का नाम रखा है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी भाई इस कंपनी में मेरे साथ सहभागी नहीं बनना चाह रहा है। और तो और रम्मू भी 4-5 महीने वहाँ रहकर फिर दुकान वापस लौट आया। कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। क्या ये स्थिति मेरे अकेले की है या हर जॉइंट फैमिली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? देखो जी, आप मायूस ना हो। मुझे लगता है जब आप में और बावजू में तकरार होती है तो आपके भाइयों को केवल आप ही दोषी लगते हो, बल्कि हकीकत तो ये है कि काल में या पीढ़ी में अगर असमानता आ जाए तो मतों में भेद तो उजागर होंगे ही ना। लेकिन आज नहीं तो कल आपके भाई ज़रूर समझेंगे कि आप अलग नहीं, उनके ढाल थे। वाकई यार, आज तुमने बड़ी गहरी बात कर दी। लेकिन आपसे एक गलती हो गई। मुझसे? वो क्या? देखिए, ज़माना बदल गया है, लोग आज़ाद ख्याल के हो गए। मुझे लगता है कि आप हुक्म बजाने के बजाय अपने भाइयों को अपनी राय से सहमत करा लेते तो आपके व्यापार का रूप और निखर जाता। ये बदलाव केवल व्यापारी विचारों तक है या दैनिक जीवन में भी महसूस करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाई जैसे बाबूजी को ढोक और मान देते हैं, वैसे ही उनके समकक्ष मेरे साथ भी बर्ताव करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर एंड द फैमिली। आपको याद है कैसे उस दिन बाबूजी से बहस हुई थी आपकी और आप नाराज़ होकर कमरे में चले गए थे? अरे वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो कमल ने पूरी तरह जिद पकड़ ली थी, हंगर स्ट्राइक पे चला गया था। अगर गांधी जी की शैली में कहें तो सत्याग्रह। फिर क्या था, मैं कमल के सामने ढीला पड़ गया। आखिर भाई तो भाई होता है ना। ब्लड इज थिकर देन वाटर। हाँ हाँ, दूसरी तरफ दोस्ती करना और उसे निभाना तो कोई आपसे सीखे, और वो भी एक जैसे दोस्त नहीं, कोई अलग बिरले ही निराले। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखिए, लड्डू बचपन से आपके साथ है। हाँ तो मौके बेमौके पे हर वक्त आपके साथ दिखता है की दोस्ती। लेकिन देखो, अपने छोटे रमू की शादी में साफा बांध रहा था। दोस्ती एक संयोग है, कब किसके साथ कितनी निभाकर वो परिवार का रूप धारण कर लेती है पता ही नहीं चलता है। आइए हम आपको लड्डू जी के बारे में कुछ बताते हैं। बताइए। लड्डू जी की तो बात ही निराली है, शैतानी में नंबर 1। याद है कितने साल पहले होली पर झरोखे में हुड़दंग मचा रहा था वो? अरे ऐसे दरवाजा पीट रहा था कि लग रहा था दरवाजा तोड़ देगा। घर से बाहर निकलो, होली खेलेंगे, बताओ। और दूसरी तरफ देखो, कुमार साहब निहायती जेंटलमैन। कब कितना सफ़र तय होता है ये तो वक्त ही बताता है। कहाँ अजमेर की सेंट्रल बैंक की ब्रांच का मैनेजर होना और दूसरी ओर तरक्की करते हुए यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर होना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल है।
लेकिन हमारे रिश्ते में उनकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम कभी भी स्वार्थ की दोस्ती नहीं करते हैं। कल जब वो रिटायर हो जाएंगे ना, तब भी हमारा प्रेम ऐसा ही बना रहेगा जैसा आज है। ये बात तो है, वो कितने भी बिजी क्यों ना रहे, रोड तीज जैसे त्योहार को कभी नहीं भूलते और टिफिन तो ज़रूर से मंगा लेते हैं। भगवान करे ये सिलसिला सदा चलता रहे, केवल हमारी पीढ़ी तक नहीं, हमारे अगली पीढ़ी तक भी चलता रहे। मंजू, मंजू, ओ मंजू। देख मंजू, तेरे डैडी दिल्ली गए, हर बार मुझे अपने साथ लेकर जाते, बस इस बार ही मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। तो आपने ही मना किया होगा, वरना डैडी जी आपके बिना कहीं जाते कहाँ हैं। सही कह रही है तू, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? क्या हुआ, सुलोचना को बुलाओ क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो रहने दे। देख तेरे डैडी जी आ गए। क्या बात है जी, आपका चेहरा तो बहुत निखरा हुआ है। मेरे बिना दिल्ली अच्छी लगी क्या? अरे ये बात नहीं है, तुम्हें पता तो है मैं कितने समय से पीएम ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। अरे मेरा प्रोजेक्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर इस बार की ट्रिप में कमाल हो गया, मौका मिल गया मुझे। वो टाइम्स कंपनी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ और मुझे मौका मिल गया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने का। कितना तेज है उनके चेहरे पर और प्रवृत्ति भी कितनी सरल। मुझसे बोली, जैन साहब, हमारे लोग अक्सर आपके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा हम आपके आभारी हैं। तुम्हें पता है, उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठी और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। क्या बात है सेठ जी, लाइए। इंदिरा जी से तो हम मिल ना सके, लेकिन उनसे मिलाए हुए इस हाथ को अपने हाथ से तो मिला ही सकते हैं ना। अंजू, अंजू, अंजू राकेश का। चीची बड़ी घबराई हुई लग रही हो, परेशान क्यों? वो हम डॉक्टर सुलोचना के साथ मम्मी को अस्पताल लेकर गए थे। क्या बात है? बात बहुत बुरी, मम्मी का कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डैडी जी को फ़ोन करके लंदन में बताया क्या? तो हमने बड़े चाचा जी को सब बता दिया है, डैडी जी के साथ वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा राकी, अब हम कैसे रहेंगे, डैडी जी के क्या होगा, और मीनू, उसे ये सब कैसे बताएंगे, वो तो इतनी छोटी है। दोनों को याद है जब हम बचपन में अजमेर में रहते थे और मम्मी डैडी बॉम्बे चले जाते थे, नायमा के पास रहते थे, तब मम्मी नहीं रहेंगी और हमारे पास नायमा तो है। जी जी, हमारे पास तो आसरा है,
पर डैडी जी के पास कौन सहारा है? अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान, जिसने कभी किसी का सहारा मंजूर नहीं किया सिवाय मम्मी के। और मम्मी ऐसे चट्टान जैसे आदमी को इतने प्यार से बांधा है कि समझ नहीं आ रहा डैडी जी अपने आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे। याद है जब वैद्य शिव शर्मा, जो योग विज्ञान के इतने बड़े महारथी हैं, वो बरसों पहले हमारे घर आए थे और उन्होंने डैडी जी को एक नज़र देखते ही कह दिया था, आपका मनोबल बहुत उत्तम है, आपको जिंदगी कभी हरा नहीं पाएगी। मेरा तो ये मानना है कि मम्मी ने डैडी को बांध कर रखा और डैडी भी मम्मी की यादों को बांध कर रखेंगे। And he will create his own purpose in his life. आइए यहाँ मेरे पास बैठिए, मुझे बुलावा आ गया है, मैंने अपना समय काट लिया है। मैं आपके घर में मेरे भाई साहब व काका साहब की इजाज़त से और माँ, बाऊजी व धाई जी के आशीर्वाद से आई। आज मैंने इन सब को तथा बाकी परिवार को नमन करके अपनी विदाई ले ली है। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। जी हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैना जी का असमय समय आ चुका था और वो हम सबको छोड़ इस दुनिया से विदा हो गई। दुनिया का जो दस्तूर है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे, क्या बच्चे, क्या भाई, क्या परिवार। लेकिन अटल गोपीचंद जी का क्या? लोगों ने अटकलें लगाई उनके फिर से संसार बसाने की, निजी जिंदगी में सूनापन मिटाने की, परंतु उस समय कोई भी उनके अड़ग इरादों को भाप नहीं पाया। अपने निर्णय के पक्के गोपीचंद जी ने धीरे धीरे परिवार को आश्वस्त कर दिया कि वो मनन में हैं, सही मायनों में मैना जी की यादों में रमण कर रहे हैं। और हाँ, इस बीच उनका योग व नियम और कठोर होता गया और निज में सक्रिय हो गए। मैना जी के जाने के बाद गोपीचंद जी का एक नया रूप और निखर कर सामने आया। वो था वाचन का, यानी रीडिंग हैबिट। उन्होंने एक के बाद एक किताबों का अंबार लगा दिया, फिर वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। इनकी इस नई पहल ने एक विशाल लाइब्रेरी का रूप ले लिया। जैसे जैसे पुस्तकों का अध्ययन भीतर जाता, वैसे वैसे एक शांत प्रकृति रूप बाहर आता। उनका परिवार बढ़ता गया, बच्चे ब्याहे गए, पोते पोती नाती नातों से घर भरने लगा। लेकिन गोपीचंद एक शैली बनते गए, निस्वार्थ, निष्पक्ष, निष्काम। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है,
यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ऐसा वाला तो मैं वरुण की शादी पर पहनूं। और हाँ सुन, तू मेरे सूट के ट्रायल पे आ रहा है ना मेरे साथ? Of course. हेलो। हाय। हाउ आर यू? गुड। कैसा लग रहा है? Superb. सुपर्ब तो मेरी एंट्री होगी, देखना तुम। The first suit always has a story. What's yours? D&J, your first suit.